इस कहानी के अंदर हमें दिखाया जाएगा एक माइक नाम के लड़के को, जो कि एक नॉर्मल से लड़का होता है, लेकिन किस्मत ने उसको चुना था कि वो एक बहुत ही बड़ा वॉरियर बने और बन जाए स्लेयर ऑफ द गॉड। यानी कि ये माइक नाम का लड़का आगे चल के बन जाएगा माइकल। यहाँ तक कि उसकी आंखें ठीक ना होने की वजह से वो तो देख भी नहीं सकता था। अब वो कैसे बन पाएगा माइक से माइकल, वो हम लोग इस कहानी के अंदर जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है हमें एक खबर को दिखाते हुए, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि आज रात का चांद बहुत ही ज्यादा साफ दिखाई देगा, जिसके बारे में एक्चुअली बताया है एस्ट्रोनॉमर्स ने। आज जो चांद की एक्टिविटी है वो एकदम बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुकी है। आसमान में ना तो कोई बादल है ना ही कोई पॉल्यूशन, जिसकी वजह से उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखा जा सकता है। जहाँ पर तभी छतों के ऊपर से जाता हुआ देख पाते हैं हम एक छोटे से बच्चे को, जो कि अपनी दूरबीन को अपने हाथों में लिए हुए था। और यही होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है माइक, जो कि चांद के नजारे को अपनी आंखों से ही देख रहा था। लेकिन जैसे ही माइक ने ये नजारा देखा होता है, उसको अचानक से ही फील होता है जैसे कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्टैचू रखा हो और वो अचानक से चला गया हो किसी और ही दुनिया के अंदर। लेकिन एक्चुअल में ये कोई और दुनिया नहीं होती, बल्कि होता है उसी का ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड। माइक ये फील कर पा रहा था कि जैसे उसके सामने एक बहुत ही बड़े लेवल के गॉड आ गए हों, जिनको देखने की वजह से उसकी आंखों में कुछ हलचल होने लगी थी। इसकी वजह से उसको पावर्स तो मिल रही थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी। उसके साथ में यह हादसा होने के बाद अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रोड साइड पर खड़े हुए काफी सारे लोगों को देख पाते हैं और उन्हीं में मौजूद होता है हमारा मेन कैरेक्टर माइक, जिसकी आंखों की रोशनी चले जाने की वजह से वो अपनी आंखों पर हमेशा ही पट्टी बांध के रखता है। लेकिन उसका सिक्स्थ सेंस इतना ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है कि वो बिना किसी प्रॉब्लम में फंसे ही कहीं पर भी और कैसे भी जा सकता है। तब एक छोटी सी लड़की माइक से ये कहने लगती है कि क्या आप मुझे ये रोड क्रॉस करा सकते हो, क्योंकि ज्यादा बाहर निकलने की वजह से उस बच्ची को डर लग रहा था। माइक को ये भी पता होता है कि कितने टाइम में यहाँ से आगे जाने वाली हरी बत्ती जल जाएगी। यहाँ पर जैसे ही हरी बत्ती जलती है तो उसका सायरन स्टार्ट हो गया था। इसकी वजह से माइक को तुरंत ही पता चल जाता है कि वक्त आ चुका है रोड को क्रॉस करने का। इसी वजह से वो उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और बेफिक्र होकर आगे जाने लगता है अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, जैसे कि उसको किसी बात का डर ही ना हो। जिसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी आने लगे थे और इस बंदे का एटीट्यूड देखकर तो सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये बंदा अंधा होने के बाद भी आखिर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे चल सकता है। जिसके बाद फिर माइक यहाँ से जा रहा होता है और रास्ते में उसको काफी सारे उसी के ही जान परिचित के लोग मिलते हैं, जो कि हर रोज ही उसको ऐसा करते हुए देखते हैं। लेकिन वो हमेशा ही शौक रह जाते हैं, क्योंकि माइक के रहने का तरीका सभी लोगों से एकदम ही अलग था। माइक सभी को बचपन से ही ये बताते आ रहा है कि उसने बचपन में देखा था मून एंजल को, जिसकी वजह से वो अंधा हो गया था। लेकिन आज तक कभी भी माइक की बातों पर किसी को यकीन भी नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लड़का जानबूझकर अपने आप को अंधा बताता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि माइक की आंखों पर पट्टी बंधे होने के बाद भी बहुत ही आसानी के साथ में चल सकता था। जब एक ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उनकी फुटबॉल जाके टकराने वाली होती है माइक से, लेकिन माइक ने अपने आप को उससे बचा लिया था पहले ही। जो बात सभी के लिए शॉकिंग थी कि आखिर ये अंधा ऐसा कैसे कर सकता है। हमें ये पता लगता है कि माइक आंखों से अंधा होने के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी उसके साथ में नहीं है। ये बात दूसरों के लिए जितनी ज्यादा परेशानी वाली होती है, माइक उतने ही ज्यादा चिल तरीके से रहता है। उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ में है और कौन नहीं। भले ही लोग उसको बुली करते हैं, लेकिन माइक को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। इंसान तो इंसान, मछलियां भी उसके कैरेक्टर के बारे में जानती हैं कि ये लड़का कैसा है। और अब माइक फाइनली चलते हुए पहुंच जाता है अपने घर के नीचे, जहाँ पर उसका छोटा भाई लिन उसको बुला रहा था। जिसके बाद फिर माइक अपने घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी आंट के साथ में रहता है। उसकी आंट उससे कहती है कि माइक तुम हमेशा ही इतना सारा सामान लेकर क्यों आ जाते हो, और तुम्हें आकर पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज सही है और कौन गलत। माइक कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं केवल वेरीफाइड चीजों को ही खरीदता हूँ। आंट उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने टैलेंट को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि कॉलेज जाना चाहिए। इसके बाद फिर माइक के पास में उसका छोटा भाई लिन आ चुका था, जो कि उसको एक गॉगल देने लगता है कि तुम इसको अपने पास में रखो। तभी आंट बताती है कि वैसे तुम्हारे डॉक्टर तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं रूम के अंदर काफी समय से, इसीलिए फिर माइक तुरंत ही पहुंच गया होता है अपने ही डॉक्टर के सामने, जो कि उसकी आंखों का और उसके मेंटल हेल्थ का चेकअप करते हैं। कह रहे थे कि बहुत ही जल्द तुम्हारी आंखें देखने के काबिल हो जाएंगी। डॉक्टर कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारा ये सर्वे पूरा हो जाएगा तुम स्कूल भी जा पाओगे। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी हेलुसिनेशन होता है, तो माइक कहता है कि नहीं। डॉक्टर पूछते हैं कि कहीं तुम्हें पहले के जैसे ड्रीम्स तो नहीं आते, तुम्हें नींद भी ठीक से आनी चाहिए और हेडेक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन माइक तो अपनी ही यादों में खोया हुआ था और वो हमें बताने लगता है आज से 100 साल पहले हुई एक घटना के बारे में, जब अंटार्कटिका के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का फॉग आ गया था, जो कि पूरी दुनिया में ही इतनी ज्यादा हाई रेट के साथ में फैल रहा था, जैसे मानो ये पूरी दुनिया को ही खत्म करके रख देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो फॉग था वो सीधा जाके रुक गया था डाजिया के बॉर्डर के पास में। इस पूरी अर्थ के ऊपर जो सभ्यता एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी देन है डाजिया की। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आज से 100 साल पहले हुई घटना के बारे में आज किसी को कोई परवाह क्यों नहीं है। अगर इस फॉग के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अगर कोई भी उस फॉग के अंदर जाता है तो वो कभी भी वापस लौट के नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है इस पूरी दुनिया में जो कि सभी की आंखों से छुपा है। बचपन में माइक के साथ में कुछ ऐसे ऐसे कांड
कारनामे भी किए गए केवल उसको ठीक करने के लिए कि उसकी वजह से वो और भी ज्यादा खराब हो गया था। सभी लोगों को यही लग रहा था कि इस बच्चे को केवल इल्यूजन ही नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे करके अब नॉर्मल चीजें नॉर्मल होते गए तो माइक को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर उसको इस दुनिया के अंदर सरवाइव करना है तो उसके लिए वो एक ही काम कर सकता है और वो है झूठ बोलना, क्योंकि आज भी उसके साथ में सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि उसके बचपन में हुआ करता था। बस फर्क केवल इतना है कि वो इसके बारे में किसी को भी अब बताता नहीं है। अभी डॉक्टर उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि इस दुनिया में कहीं पर भी गॉड एग्जिस्ट करते होंगे। माइक कहता है कि नहीं, मुझे इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है, वो तो केवल मेरे दिमाग में डिल्यूजन था जिस पर मुझे यकीन हो गया था। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है और उससे अगला सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि इस दुनिया में मिथिकल मॉन्स्टर्स पाए जाते होंगे। तो माइक इसके बारे में सोचते हुए डॉक्टर को बताने लगता है कि इस दुनिया में चारों तरफ ही फॉग फैला हुआ है, केवल हमारे इस डाजिया सिटी को छोड़कर। मुझे नहीं पता कि इस फॉग वाली दुनिया में क्या एग्जिस्ट करता है और क्या नहीं। इसके बैकग्राउंड में हमें वाकई में दिखाए जाते हैं कुछ मिथिकल मॉन्स्टर्स जो कि टनल के अंदर काम कर रहे कुछ लोगों को जान से मारने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले ही तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है एक स्लेयर की, जो कि एक्चुअल में होती है एक मॉन्स्टर स्लेयर, और इसके पास में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की पावर्स और वेपन्स मौजूद थे, जिसके पास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टिक होती है जिसकी मदद से मॉन्स्टर्स को बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से मारना शुरू कर दिया था। उसका ये वेपन, ये कैरेक्टर और उसके मारने का तरीका एकदम ही लाजवाब था। और यहाँ के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद तभी वो अपने साथियों को बताती है कि मैंने टनल के ईस्ट में मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया, बाकी के जहाँ पर भी हो तुम लोग अपना काम संभाल लो। जिसके बाद फ्रेमिनी स्लेयर्स की टीम के और भी कई सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है। इन लोगों के पास में भी एक्चुअल में होती है सुपर नेचुरल पावर्स, जिसकी मदद से वो यहाँ पर आने वाले मिथिकल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं और उनको मारने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि अपने अपने स्वॉर्ड को निकाल के तैयार हो गए थे। इसके बाद फिर उन्होंने जैसे ही यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट किया था तो ये नजारा एकदम ही लाजवाब नजर आ रहा था। भले ये मॉन्स्टर कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, इन स्लेयर्स के सामने टिक पाने की ताकत उनके अंदर नहीं होती। जहाँ पर तभी हमारे सामने एक और न्यू कैरेक्टर आ जाती है। इसके स्वॉर्ड के स्लैशिंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पता भी नहीं चलता कि उसने मॉन्स्टर को कब जान से मार दिया। जहाँ पर तभी एक और बंदा आ जाता है जो कि असल में करता है स्नाइपिंग, और उसके स्नाइपिंग की स्किल्स इतनी ज्यादा गजब की है कि मॉन्स्टर्स के सामने एक पल भी टिक नहीं पाते। साथ ही साथ इसके पास में जो अमेजिंग तरीके के वेपन्स होते हैं उनसे बच पाना तो किसी भी मॉन्स्टर के बस की बात है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहे थे तो उस बंदे ने केवल एक ही धमाके के साथ में उनको फिनिश कर दिया था। लेकिन इन लोगों को अभी भी इस बात पर शक हो रहा था कि शायद अभी भी कुछ मॉन्स्टर रह गए हैं जो कि भागने की कोशिश कर रहे होंगे। और इन सारी की सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए होता है इन सभी का एक और मास्टरमाइंड, जो कि पूरी सिटी में होने वाली हलचलों के बारे में अपने सभी साथियों को बताता है। और तभी हम इन लोगों की टीम के एक और कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है लाओ, जो कि कुछ मॉन्स्टर्स का पीछा कर रहा था और उससे सिचुएशन के बारे में पूछा जाता है। लाओ कहता है कि चिंता मत करो, बस मैं उनको खत्म करने ही वाला हूँ। लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी होते हुए नजर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि ये मॉन्स्टर ऊपर चढ़ते हुए सिटी में तबाही मचाने वाले थे। लाओ को काफी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी उन तक पहुंचने के लिए। इस पर वो मेहनत करने लगता है और इन लोगों का लीडर ने ये बता रहा था कि साथियों तुम लोगों को अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। वहाँ पर जितने भी बंदे फंसे हुए होते हैं वो इन सभी चीजों के बारे में ही भूल जाते हैं, क्योंकि इन स्लेयर्स के पास में ऐसे इक्विपमेंट्स मौजूद थे। और अब सभी लोगों की निगाहें होती हैं लाओ के ऊपर कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा, क्योंकि अब केवल वही बचा हुआ था जिसने मॉन्स्टर्स को नहीं मारा। लाओ कहने लगता है कि बस मुझे थोड़ा सा समय और दो, मैं इन सभी हरामियों को मारने ही वाला हूँ। तभी लाओ के एक साथी कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊँ। लाओ के मना करते ही वो तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं। इसने अपने फ्लाइंग फायर स्पीयर की मदद से तुरंत 3 मॉन्स्टर्स की बैंड बजाना शुरू कर दिया था। उसने चंद पलों के अंदर ही 2 मॉन्स्टर्स को मार दिया था। सबसे लास्ट में जो बचा हुआ था उसको मारने के बारे में सोचता है लाओ, लेकिन वो बंदी एक्शन बाजी दिखाते हुए जाती है और उस मॉन्स्टर का काम तमाम ही कर देती है। लाओ नाराज होते हुए कहता है कि कम से कम कुछ तो बचने दिया करो मेरे लिए, या फिर मैं केवल नाम का ही स्लेयर हूँ जिसको कुछ भी स्ले करने को नहीं मिलता। जो डॉक्टर माइक का इलाज कर रहा था वो भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता, उसके भी काफी सारे कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि वो जैसे ही माइक का चेकअप करने के बाद यहाँ से चला जाता है तो फिर उसके बाद माइक ने कर लिया होता है अपना डिनर। खाना खाते हुए आंट उससे पूछने लगते हैं कि माइक वैसे डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा। माइक बताता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आंखें एकदम ही साफ है और मेरा हेड भी एकदम ठीक है। आंट कहती है कि फिर तुम अपनी स्कूल कब से जा पाओगे, लेकिन जब तुम स्कूल जाओगे तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो लोग दोबारा से तुम्हें बुली ना करें। तो लिन कहने लगता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ में कल स्कूल चलूंगा। माइक कहता है कि रहने दो, मुझ पर भरोसा करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अब तो वक्त आ चुका है मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत को करने का। डिनर करने के बाद अब माइक वापस से आ चुका होता है अपने ही रूम के अंदर और वो सोच रहा होता है कि आंट, डॉक्टर और लिन प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने आप सभी के सभी लोगों से झूठ बोला था, क्योंकि अभी भी माइक की आईसाइट एकदम ठीक नहीं हुई थी। उसे इन बातों के बारे में सोचते हुए पता नहीं कितना सारा समय निकल गया, लेकिन आज भी उसको वही डिल्यूजन्स आते हैं और उसको वही गॉडेस भी नजर आती है। माइक अपने उसी दर्द को याद करते हुए तड़प रहा था। माइक कहने लगता है कि मेरे पास में
इस दुनिया के लिए बहुत ही सारे सवाल हैं, लेकिन आखिर उनका जवाब मुझे कौन देगा ये तो मुझे भी नहीं पता। सबसे पहला ये है कि उस एंजल ने माइक की आंखों को आखिर क्यों जला दिया था, जिसके 5 सालों के बाद उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ गई कि वो अपने आसपास रहने वाली सारी की सारी चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। आंखें बंद होने के बाद भी वो अपने आसपास की चीजों को सेंस कर सकता है। उसे तो डॉक्टर ली के ऊपर भी शक होता है कि वो भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई नॉर्मल डॉक्टर होता तो वो इस तरीके के सवाल ही नहीं पूछता जो कि मेडिकल से बिलोंग करते ही नहीं है। वो हमेशा ही मुझसे बहुत ही अजीब तरीके के सवालों को पूछता है। और इन सारी की सारी चीजों की शुरुआत हुई थी आज से 5 साल पहले एक सपने के साथ में। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है माइक की उस ड्रीम को, जिसके अंदर वो अपने आप को इमेजिन कर पाता है एक ऐसे फॉग के अंदर जहाँ पर चारों तरफ ही बनी हुई है मिस्टीरियस बिल्डिंग्स और रहते हैं मिस्टीरियस क्रिएचर्स। वो कई बार अपनी आंखों के सामने मिस्टीरियस बिल्डिंग को देख चुका है, लेकिन आज तक कभी भी वो इस बात का पता नहीं लगा पाया कि असल में इसके अंदर है क्या। वजह से अब इस बार माइक पहुंच गया होता है उसी दरवाजे के ही सामने, जिसको एक्चुअल में कहते हैं असाइलम ऑफ द गॉड्स, जिसके ऊपर माइक को शक होता है कि क्या वाकई में इसके अंदर उसको गॉड्स देखने को मिल भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस वैसे ही हैं जैसे कि पानी के ऊपर चलना। लेकिन माइक ने इस बात को डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस दरवाजे को खोल के ही रहेगा। लेकिन दरवाजे को टच करते हैं यहाँ पर चारों तरफ ही हलचल होने लगी थी। माइक कह रहा था कि इन बीते हुए 5 सालों में मैं आज तक कभी भी इतने करीब नहीं आ पाया। 5 सालों में मैंने कभी भी दरवाजे पर अपना हाथ नहीं लगाया। 5 सालों में मैंने कभी भी जवाब जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है सभी के जवाब मुझे मिलेंगे इसी असाइलम के ही अंदर। वो उसके लॉक को क्रैक करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उस दरवाजे को ओपन कर सके। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइक आज काफी दिनों के बाद जा रहा था अपने स्कूल। उसने स्कूल के अंदर भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी, लेकिन इस तरीके से चलते जा रहा था जैसे कि ये सारी की सारी चीजें उसके लिए नॉर्मल हो। देखने वालों के लिए ये बात जरा सी भी नॉर्मल नहीं थी। वो लोग कह रहे थे कि अगर कोई भी अंधा बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद फिर माइक अपनी क्लास में पहुंच जाता है और मिलता है अपने क्लासमेट से, लेकिन यहाँ पर तो और भी कुछ लड़के होते हैं जो कि उसके दोस्त बनना चाहते थे। इनकी बातों को सुनकर माइक ये कहने लगता है कि वैसे क्या तुम लोग मुझे जानते हो। उसके साथ वाली लड़की उसको ये बताती है कि तुम्हारी आंट ने हमसे काफी समय पहले कहा था तुम्हारा दोस्त बनने के लिए। इसी वजह से ये सभी के सभी लोग माइक के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं। माइक ये कह रहा था कि मुझे स्टडी में कड़ी मेहनत करनी होगी और उन सारी चीजों के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर इसके साथ में क्या हुआ और ये क्या हो रहा है। इसके बाद अब वो अपनी क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा था वो होता है इस दुनिया में चारों तरफ फैले हुए फॉग के बारे में। लेकिन माइक के अलावा किसी को भी इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होता। केवल माइक इस बारे में अच्छे तरीके से पढ़ता है और कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊंगा। जिसके बाद अब रात हो जाती है और हम देख पाते हैं माइक और उसके दोस्तों को, जो कि एक्चुअली में माइक को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन माइक उन लोगों से कहने लगता है कि यकीन करो मैं अपने आप ही अपने घर पर पहुंच जाऊंगा। तो उसके क्लासमेट उससे ये कहने लगते हैं कि चिंता मत करो माइक, हम तुम्हारे साथ में हैं। जब हमने तुम्हारी आंट से वादा किया है कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे तो हम उसको पूरा भी करेंगे। लेकिन माइक तो कुछ और ही सोच रहा था कि पता नहीं लोग उसको बीमार समझते ही क्यों है, क्योंकि वो तो नॉर्मल बिहेव कर सकता है और नॉर्मली अपने सारे कामों को भी कर सकता है। माइक के साथ में जो लड़के होते हैं वो अपनी स्कूल की एक काफी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था जो उनके साथ में होने वाला था। उसके बाद यहाँ पर रास्ते में एक बंदे का घर आ चुका था, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। छोड़ने के बाद जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर तब इनके साथ की लड़की ये कहती है कि वैसे तुम लोगों को यहाँ पर अजीब सी स्मेल नहीं आ रही। और ये स्मेल एक्चुअल में आ रही होती है यहाँ पर आ चुके मॉन्स्टर्स की वजह से, जिस स्मेल की वजह से इन सभी को उल्टियां तक होने लगी। इसके बाद अब इन लोगों के सामने पलक झपकते ही आने लगते हैं मॉन्स्टर। नजारा देखकर इन सभी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि ये मॉन्स्टर देखने में इतने ज्यादा खतरनाक और डेडली नजर आ रहे थे कि इनको देखकर कोई भी अपनी पैंट को गीली कर सकता है। इसके बारे में तुरंत ही खबर दे दी जाती है लाओजाओ को कि हाल ही में सिटी की गलियों में कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में पता चला है, जहाँ पर कुछ लोगों की जान भी खतरे में है। इसी वजह से जल्दी से उन्हें बचाने के लिए जाओ। बात के बारे में पता चलते ही लाओजाओ तुरंत ही निकल जाता है उसी रास्ते पर। लाओजाओ से यह कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें लोकेशन पर पहुंचना होगा। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि माइक से अलविदा लेकर अपने घर पर जा रहा था, लेकिन वो तो बहुत ही तेजी के साथ में भागते हुए आता है और अपने दोस्तों को धक्का देकर ही आगे चला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर आ चुका होता है एक मॉन्स्टर। इसको रोकने के लिए तभी सामने आ जाता है माइक। अब अपने साथी से कहता है कि यहाँ से भागो, इनको मैं मॉन्स्टर को धक्का देके माइक भी तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन माइक अभी उतना ठीक तरीके से भाग भी नहीं पा रहा था। इसकी वजह से एक मॉन्स्टर तो उसकी जान लेने के लिए ही उसके पीछे पड़ जाता है। माइक जब भागते हुए ही जा रहा था तो फिर दोबारा से उसके सामने एक दूसरा मॉन्स्टर भी आ गया था, जो खा रहा होता है एक इंसान के हाथ को। माइक देखता है कि आगे और पीछे दोनों ही तरफ से उसको घेर लिया गया है मॉन्स्टर से, जहाँ पर फिर तभी हम देख पाते हैं लाओजाओ को, जिसने उस लोकेशन के चारों तरफ ही एक ऐसे बैरियर को बना दिया था कि उसके बाहर
बाहर इंसान तो जा पाएंगे लेकिन ये मॉन्स्टर निकल नहीं पाएंगे, जिसको देखकर सिटी के लोग चौंक जाते हैं कि आखिर उनके सामने ये क्या आ गया। लाओ जाओ के बाकी के सभी साथियों को भी मिशन दे दिया गया था कि जल्दी से लोकेशन पर पहुंचो। लाओ जाओ से भी कहा जाता है कि बैरियर को बनाने के बाद तुरंत ही बैटल फील्ड में आ जाओ, जहाँ पर फिर तभी हम देख पाते हैं माइक को, जिसके हाथ में वेपन के नाम पर होती है केवल एक स्टिक और उसके सामने होते हैं खूंखार दरिंदे मॉन्स्टर, इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। माइक ये कह रहा था कि बचपन में मैंने जब चांद को देखा था तो उसकी वजह से और छत से नीचे गिरने की वजह से मेरी आंखें चली गई थी। इसकी वजह से दुनिया वालों को ये लग रहा था कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन मैं जिन मॉन्स्टर के बारे में बात किया करता था आज तो वो मेरे सामने ही आ गए हैं। मेरे स्कूल का पहला दिन था और देखो आज मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। ये मॉन्स्टर अपनी पूरी जान लगा रहा था माइक को मारने के लिए। माइक कहने लगता है कि आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत को कर रहा था, तो फिर मैं आकर तुम जैसे घिनौने मॉन्स्टर्स के हाथों कैसे मर सकता हूँ। माइक भले ही फाइट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन है तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, लेकिन धीरे धीरे करके माइक का गुस्सा और उसकी ताकत बढ़ने लगी थी। रिफ्लेक्शंस भी अब पहले से ज्यादा फास्ट हो गए थे, जिसकी वजह से तभी उसकी आंखों से वो पट्टी निकल गई थी और माइक ने अपनी पूरी जान लगाकर वो पंच हिट कर दिया था उसी मॉन्स्टर के ऊपर, जिसके साथ साथ माइक देख पाता है असाइलम ऑफ द गॉड को, कि वो उसके लॉक को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है इसी तरीके से, जहाँ पर तभी ये मॉन्स्टर अपने दांतों की मदद से घायल कर देता है माइक को उसके कंधे पर काट के। लेकिन माइक अपनी ताकत को लगाता है और अपनी रॉड को घुसा देता है उसी मॉन्स्टर के पेट में, जो नजारा देखते ही एक और मॉन्स्टर आ गया था उस पर हमला करने के लिए, जो कि उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन माइक यूज कर रहा था केवल अपनी फिजिकल पावर को, जिसके साथ साथ वो अपने मन के अंदर असाइलम ऑफ द गॉड के लॉक को भी तोड़ रहा था। माइक जितनी बार भी मॉन्स्टर को मार रहा था उन पर पंच हिट कर रहा था, उतनी बार ही हिट हो रहे थे असाइलम ऑफ द गॉड के लॉक के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि जकड़ लेते हैं माइक को, उसको बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लिए थे उसको जान से मारने के लिए। लेकिन तभी ऐसा करते हुए माइक ने फाइनली ओपन कर ही लिया होता है असाइलम ऑफ द गॉड के दरवाजे को। सारा का सारा नजारा देख रही होती है एक गॉडेस, लेकिन ऐसा होते ही माइक के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर्स आ जाते हैं कि उसकी आंखों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेजर बीम निकलती है, जो कि सीधी जाके लग रही थी आसमान को। उसका टेम्परेचर भी इतना ज्यादा हाई था कि आसपास का कांच भी पिघल रहा था। नजारे को लाओ जाओ ने भी देख लिया था, इसी वजह से वो उसी तरफ ही जा रहा था देखने के लिए। उसके साथ साथ बाकी के भी स्लेयर्स ये नजारा देख रहे थे और वो एनर्जी को भी फील करते हुए ये कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी नई ताकत ने नया जन्म लिया हो, क्योंकि ये तो एक्चुअल में होती है एक डिवाइन पावर। इसके बारे में इन सभी स्लेयर्स का बॉस भी यही बताता है कि हाँ ये है डिवाइन पावर। इसका अचानक से ही अपीयर हो जाना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। उसकी ताकतों में शामिल है बर्निंग, सैक्रेड, फिजिकल स्ट्रेंथ और साथ ही साथ ब्रेथ ऑफ क्रिएशन। ये सारी की सारी चीजें मिलकर एक ऐसी चीज का निर्माण कर रहे थे जैसे कि मानो किसी एक नए गॉड का जन्म हो रहा हो, जिसको एक्चुअल में कहते हैं माइकल द किंग ऑफ एंजल्स। जिससे कि फाइनली हमारा माइक बन चुका होता है द गॉड ऑफ माइकल। उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये डिवाइन एजेंट आ चुका है अपने नए अवतार में। इसकी वजह से हम देख पाते हैं कि माइक की आंखें एकदम से ही सही हो गई थी। वो पहले की तुलना में अब कई गुना ज्यादा साफ देख सकता था, क्योंकि इसी के साथ साथ उसने खोल लिया होता है असाइलम ऑफ द गॉड के दरवाजे को, के अंदर एक्चुअल में होते हैं 6 सीक्रेट रूम, जो कि एक्चुअल में बिलोंग करते हैं 6 नए देवताओं से। माइक की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी उसको देखकर तो ये मॉन्स्टर भी डर रहे थे, जो कि तभी अचानक से ही आने लगते हैं माइक पर हमला करने के लिए। लेकिन नई पावर्स और नया विजुअल आ जाने की वजह से उसके रिफ्लेक्शन और पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि माइक की केवल एक छोटा सा हिट करने से ही ये मॉन्स्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस मोमेंट पर तभी दूसरे मॉन्स्टर ने भी उस पर अपना हमला कर दिया था। इसके हमले से माइक बच जाता है और कहता है कि आ जाओ जरा मैं तुम्हें देख लो। माइक एकदम ही हमला कर रहा होता है मून गॉड के जैसे, यानी कि अब इस कहानी के अंदर आ चुका होता है एक नया मोड़। माइक इतना ब्रूटली इन डीमंस को मार रहा था, ये मॉन्स्टर भी किसी इंसान को इतना ब्रूटली ना मारे। उसके हाथ में केवल एक छोटी सी रॉड होती है जिसकी मदद से उसने डीमंस का ही सफाया कर दिया था, लेकिन अभी भी उनकी संख्या कम नहीं होती, जो कि लगातार ही आते जा रहे थे माइक को मारने के लिए। इसके बाद द गॉड ऑफ माइकल ने यहाँ पर जैसे ही अपना जलवा दिखाना शुरू किया था कि कोई भी फैन बन जाएगा उसके फाइटिंग स्टाइल्स को देखकर। उसको केवल एक बार अपने वेपन को यूज करना पड़ रहा था इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। उसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा होती है कि उसने चंद पलों में ही कत्लेआम मचा के रख दिया था। लेकिन अब जो सबसे लास्ट में एक और मॉन्स्टर बचा हुआ था वो गुस्से के साथ में आने लगता है माइक पर हमला करने के लिए, जहाँ पर तभी अब एंट्री हो चुकी होती है लाओ जाओ की, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में जाता है और शानदार तरीके से मारने लगता है उस मॉन्स्टर को, जिससे कि आखिरकार लाओ जाओ को भी मौका मिल गया था मॉन्स्टर्स को मारने का। एक एक करके मॉन्स्टर्स को मार रहा था, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। लाओ जाओ का फाइटिंग स्टाइल और किलिंग स्टाइल इतना ज्यादा यूनिक होता है, चंद पलों में ही कब उसने मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया इसके बारे में पता भी नहीं चलता। जो सारी की सारी चीजें हो चुकी होती है माइक की आंखों के सामने। लाओ जाओ कहता है कि बच्चे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने कैसा काम किया? माइक कहता है कि हाँ बढ़िया किया और आप तो वैसे भी हैंडसम हो, जिससे कि लाओ जाओ ये कहने लगता है कि लड़के क्या तुम भी मेरे जैसे बनना चाहते हो? लेकिन माइक ने सीधा उसके मुंह पे मना कर दिया था कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, और बड़े ही स्टाइल के साथ में वापस से जाने लगा था। अगर आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस वीडियो के ऊपर 300 कमेंट्स को कर दो।